तो चलिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं और पहला क्वेश्चन मैं खुद आराम से उतारूंगा, आपको खुद समझाऊंगा, आप खुद हमारे साथ ही उतारिए। पहला क्वेश्चन आपका है कि 2 tan 30 अंश और बटे में आपका है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश बराबर है। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका मैं ऑप्शन दे देता हूँ आप लोग, ताकि आपको और आसान हो जाए कि इसका कौन सा आंसर होगा। तो cos 60 अंश और ऑप्शन बी दे देता हूँ मैं आप लोगों को sin 60 अंश और ऑप्शन सी दे देता हूँ tan 60 अंश। ठीक है, मैं उतार रहा हूँ, आप लोग लगाइए, लगा के आंसर मिलाइए तुरंत। और sin 30 अंश। ठीक है, अब देखिए इसी चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई आंसर होगा इसका। ठीक है, तो चलिए अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसका कैसे सोल्यूशन आप करेंगे। ठीक है, तो और यहाँ पे आप लिखेंगे सॉल्व। अब देखिए किस प्रकार आप इसका सोल्यूशन करेंगे। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, देखिए 2 है तो 2 उतार दीजिए। अब tan 30 अंश है, ठीक है, तो आप बताइए tan 30 अंश का मान कितना होता है। तो आपको याद होगा कि tan 30 अंश का मान होता है 1/3, ठीक है, और करड़ी में होता है। ठीक है, हाँ 1/3। अगर ये आप नहीं जानते हैं तो मैं वीडियो बनाया हूँ आप लोगों को, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इसको बनाया जाता है। तो tan 30 अंश का मान 1/3 होता है। बटा लगा है, बटा लगा देंगे खूब आराम से। 1 लिखा है 1 लगाएंगे, माइनस माइनस। अब कर रहा है tan स्क्वायर 30 अंश, ठीक है, मतलब tan 30 अंश का मान लिखकर इसका स्क्वायर कर दिया जाता है। tan 30 अंश का मान कितना होता है, अभी मैं जस्ट लिखा हूँ 1/3 इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो 2 को गुणा 1 में होगा तो ये हो जाएगा क्या, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, समझ रहे हैं। और करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाता है। ठीक है, करड़ी में 3 का जब भी स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो जानते हैं आप लोग। फिर देखिए 2/3 ऐसे ही रहेगा। अब बटे में देखिए 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 में से घटा देंगे तो हो जाएगा 2/3। इतना छोटा कैलकुलेशन तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, अब आगे आपको क्या करना है कि देखिए 2/3 में भाग देना है 2/3 का। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले कि 2/3 ये ऊपर वाला उतारते हैं और ये जो भाग है, भाग को किस में चेंज करते हैं, गुणा में। अब तब भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाता है और ये 2 कहाँ जाता है, नीचे, मतलब यह ऊपर नीचे हो जाता है गुणा में बदल कर। ठीक है, अब देखिए कितना सिंपल हो गया है। अब आपको करना क्या दोस्तों कि इस 2 से 2 को काट दीजिए, बचा आपका क्या, ऊपर 3 बचा और नीचे करड़ी में 3 बचा। ठीक है, अब सिंपली आपको करना क्या है दोस्तों कि अब आपको परिमेयकरण कर देना है। इसका परिमेयकरण का मतलब कि जो ये आपका हर है इसी का मल्टीप्लाई अंश में और हर दोनों में कर देना है। करड़ी में 3 का ऊपर भी, करड़ी में 3 का नीचे भी। अब आप देखिए 3 का गुणा करड़ी में 3 करेंगे तो हो जाएगा 3 करड़ी में 3 हो जाएगा। और 3 करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 करेंगे तो क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से इसको काट देना है तो आपका बचेगा क्या, करड़ी में 3 ही आया। ठीक है, अब आप हमको बताइए कि का 60 अंश का मान करड़ी में 3 होता है कि sin 60 अंश का मान करड़ी में 3 होता है कि tan 60 अंश का करड़ी में 3 होता है कि sin 30 अंश का करड़ी में 3 होता है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि tan 60 अंश का जो मान होता है वही करड़ी में 3 होता है। ठीक है, आप लोग भी जानते होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कि tan 60 अंश का मान करड़ी में 3 होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको बेहद अच्छे तरीके से, सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा भी लग रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की, और क्वेश्चन नंबर दूसरे की समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन दूसरा देखिए, इतना अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा कि मजा ही आ जाएगा आप लोगों को, कहेंगे कि यहाँ तो क्वेश्चन लाए सर। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि tan a प्लस बी बराबर करड़ी में 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/करड़ी में 3, कंडीशन दिया है कि 0 अंश बराबर है कोड ए प्लस कोड बी को जोड़ने पे। ठीक है, और यह छोटा होगा 90 अंश के या तो बराबर हो सकता है, और कोड ए बड़ा होना चाहिए कोड बी से। तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन भी है और मज़ा आ जाएगा आप लोगों को इस क्वेश्चन करेंगे तो। ठीक है, चलिए मैं हूँ जिंदाबाद, मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार आपको इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से। देखिए एक एक पॉइंट मैं आपको समझाता चलूँगा। देखिए आपको दिया tan a प्लस बी बराबर करड़ी में 3, कोई बात नहीं, हम उतार लेते हैं भाई। tan a प्लस बी बराबर करड़ी में 3, अच्छा ठीक है, ये तो आपको दिया है, समझ रहे हैं, ये आपको दिया है। ठीक, दिया है। तो चलिए हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए कितना आसान है कि tan a प्लस बी बराबर, चलिए आप हमको बता दीजिए कि tan कितना अंश का मान करड़ी में 3 होता है। तभी मैंने जस्ट ऊपर बताया था कि tan 60 अंश का मान करड़ी में 3 होता है।
ठीक है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं 10 से ये 10 तो गए, काम खत्म। 10 से 10 तो कट गया ना, तो इधर बचा क्या आपका a प्लस बी बराबर 60 अंश। ऐसे समीकरण क्या मान लिया जाए, एक मान लिया जाए। ठीक है। अब देखिए तथा तथा एक समीकरण और तो दिया था ये वाला, चलिए इसको उतारते हैं कि 10 a माइनस बी बराबर 1/3। चलिए ठीक है, दिया है। ये हम क्या कर सकते हैं कि 10 a माइनस बी बराबर, अब बताइए 10 कितना अंश का मान 1/3 में 3, तो जस्ट ऊपर भी मैंने बताया हूँ कि 10 30 अंश का मान 1/3 में 3 होता है। तो ये 10 से 18 को उड़ा दीजिए, बात खत्म। अब यहाँ से बचा आपका क्या, a माइनस बी बराबर 30 अंश, इसे मान लिया जाए समीकरण दूसरा। ठीक है। अब देखिए कितना मज़ा ही आ जाएगा आप लोगों को। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ने पर चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दिया जाए। तब जोड़ दिया जाए तो चलिए समीकरण पहला उतारिए। तो a प्लस बी बराबर 60 अंश समीकरण पहला, और a माइनस बी बराबर 30 अंश समीकरण दूसरा। क्या करने पर भैया, जोड़ने पर चिन्ह नहीं परिवर्तित होता है, तो जानते हैं आप लोग। जोड़ने पर ताई काम खत्म, प्लस माइनस है, प्लस बी माइनस बी, काम खत्म। ए मिल के क्या हो जाएगा 2a बराबर, और 60 अंश 30 अंश क्या हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इतना देखिए, अब यहाँ थोड़ा साइड देखिए, यहाँ देख लीजिए 2a बराबर 90 अंश है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट कर लिए। अब यहाँ देखिए आया है 2a बराबर 90 अंश, तो a बराबर तो निकल ही सकता है 90 अंश, और बटे में 2 काट देंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 45 अंश। और तब a बराबर 45 अंश आ गया, तो a का मान किसी दोनों समीकरण में कोई रख दीजिए। तो आप लिखेंगे यहाँ पे a का मान समीकरण 1 में रखने पे, और जब समीकरण यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, मैं इधर कर देता हूँ। समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60 अंश है। तो a बराबर कितना यहाँ पे दिया है 45 अंश, और प्लस b बराबर 60 अंश। तो b का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं, b बराबर 60 अंश और प्लस 45 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -45। तो b बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 15 अंश। ठीक है, तो b बराबर क्या आ गया 15 अंश। हमसे यही तो पूछा था कि a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि a बराबर आपका आ गया 45 अंश और b बराबर आ गया 15 अंश। अब देखिए कारण हमको क्या दिया था अभी देख लेते हैं। कह रहा था कि 0 अंश से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है ना कि 0 अंश से बड़ा होना चाहिए, तो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप लोगों को चीज़ें समझ आ गया। यहाँ पे लिखा है ना 0 अंश से बड़ा होना चाहिए a प्लस बी, तो a प्लस बी 45 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 और 10 60 अंश। और देखिए 90 अंश से छोटा भी है। और देखिए a b से बड़ा होना चाहिए, तो देखिए a 45 अंश है और b 15 अंश, तो ये बड़ा है कि नहीं, b से बड़ा है। तो ये और b का वैल्यू इस प्रकार आपको निकल गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये भी सवाल आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर तीसरे को बढ़ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब इसको देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिंदु दिया है, इनके दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए बहुत ही इतना ईजी समझाऊंगा कि अब तक कोई आपको समझाया नहीं होगा। ठीक है, आप कहेंगे कि हाँ तो मज़ा ही आ गया। देखिए दो बिंदु के बीच की दूरी मतलब समझते हैं क्या होता है। जैसे समझिए, ये मान लीजिए कोई बिंदु P है और यहाँ से मान लीजिए कि ये कोई बिंदु क्या है आपका Q है। ये बिंदु P और ये बिंदु Q है। मान लीजिए P का आपका कोई निर्देशांक दे देगा कि x1 y1, ठीक है, और इसका दे देगा आपको x2 और y2। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात होगा। PQ बराबर, जब PQ बराबर दूरी निकालेंगे तो फार्मूला यहाँ से बन जाता है यहीं से आपका कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं। बस देखिए x2 में से अगर x1 को घटा के स्क्वायर कर दिया जाए प्लस y2 में से y1 घटा के स्क्वायर कर दिया जाए तो इन दोनों बीच की बिंदुओं की दूरी ज्ञात मालूम चल जाएगी। तब इतना चीज़ समझ में आ गया आप लोगों को। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से पहला सवाल को उठाता हूँ। पहला सवाल आपको क्या दिया है कि 2,3 और एक दिया है 4,1 और 2 होमवर्क है आप लोग के लिए। ठीक है, एक बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए यहाँ से आपको जब करेंगे तो मान लीजिए इसे बिंदु P आपने मान लिया, इसे बिंदु आपने Q मान लिया। अब P का निर्देशांक यहाँ से आपको दे दिया 2 और 3, और Q का निर्देशांक दे दिया आपको 4 और 1। अब P का निर्देशांक मतलब यह 2 क्या हो जाएगा आपका x1 और ये क्या हो जाएगा y1 है, यह 4 क्या हो जाएगा x2 है, ये क्या हो जाएगा
y2। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छी तरीके से। अब बस आप फार्मूला पे रख दीजिए। तब पी क्यू की दूरी निकालना है, पी क्यू बराबर, तो चलिए करड़ी में क्या दिया है x2, तो x2 क्या है यहाँ पे 4, अब माइनस x1 क्या है 2, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर, अब बीच में प्लस है प्लस लगा देंगे y2। ठीक है, तो y2 कितना दिया है यहाँ पे 1, तो 1 लगा देंगे, अब माइनस अब y1। ठीक है, तो देखिए y1, तो चलिए दोस्तों y2 कितना हो गया 1 हो गया। अब y1 लिखना है, y1 कितना हो गया 3, अब इसका होल स्क्वायर। अब आपको सिंपली करना क्या है यहाँ पे कि करड़ी लगा देना है आपको। ठीक है, और 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2, तो 2 का स्क्वायर आप प्लस देखिए 1 - 3। अब बताइए कि 3 में से 1 को घटा देंगे तो क्या बचेगा 2, लेकिन चिन्ह बड़े का लगता है तो यानी माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4, अब प्लस अब -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तभी कितना आ जाता है 4, क्योंकि -2 गुणे -2 यही तो होगा। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो 2 दूनी के 4, 4 ही ना आएगा तो 4 आ गया। अब कड़ी में 4 4 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या लिखें 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2, ये सही तो लिखेंगे। अब देखिए 2 जोड़ा मिल रहा है तो 2 बाहर चल जाएगा, इसका नहीं मिल रहा है तो 2 करड़ी में रहेगा। तब पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा 2 करड़ी में 2, आंसर आ जाएगा इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी इतना इकाई, क्या कि इसका मात्रक तो है नहीं तो इस इकाई ही लिखते हैं, तो 2 करड़ी में 2 इकाई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कभी भी आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए देगा तो खूब आराम से आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, 1% आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ईमानदारी से 2 होमवर्क है, आपको घर पे करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, उसको देखते हैं बहुत अच्छे से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन 4 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे किस प्रकार लगाएंगे, जब हम मैथ, आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं है, किसी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं है, बस आप बेफिक्र रहिए, बढ़िया से पढ़िए। निम्नरेखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, बढ़िया है भैया, प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए बोला है। ठीक है, आपको समीकरण x + y = 14, x - y = 4 दिया है। चलिए इस समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण हम क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब इस दोनों समीकरणों से आप स्वतंत्र हैं, कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए आप 2 लेना चाहते हैं, ले लीजिए। 2 आपका क्या है x - y = 4, यही ना है। 2 से आप क्रियाकलाप कर रहे हैं, किससे समीकरण 2 से, x - y = 4 है, तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 4 अब -y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +y, तो x = 4 + y, इसे समीकरण आप क्या मान लीजिए 3 मान लीजिए। बस अब काम हो गया आप लोगों का। बस आपको करना क्या है कि समीकरण 3 का मान जो इस समीकरण भी निकला है, समीकरण 3 का मान किस में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, किस लिए समीकरण 1 में रख रहे हैं, इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम समीकरण 2 से इस वैल्यू को निकालें। अगर इस समीकरण 1 से इस वैल्यू को निकाले होते तो हम समीकरण 2 में रखते हैं। तो भाई हम समीकरण 2 से निकालें तो हम समीकरण 1 में ही रखेंगे ना। और समीकरण 1 क्या है x + y = 14। ठीक है, जहाँ पे भी x है वहाँ पे 4 + y रख दीजिए, तो x आ गया तो हम क्या लिखेंगे 4 + y, अब प्लस y वाला y तो रहेगा इसे, अब बराबर 14। ठीक है, अब क्या होगा 4 + y कितना हो जाएगा 2y = 14। अब देखिए यहाँ से 2y की वैल्यू निकल सकता है, 2y = 14, अब +4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, तो 2y = 14 में से 4 गया तो बच गया आपका 10। यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा 10/2, काम खत्म भैया। y बराबर कितना आ गया 5, तब y बराबर 5 आ गया तो y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो आप लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी पे भी रख सकते हैं, आ जाएगा रखने पर। चलिए समीकरण 1 क्या है x + y = क्या है भैया 14, तो x + y आ गया तो y का क्या दिया है 5 = 14। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x = 14, +5 उधर जगह तो क्या हो जाएगा -5, तो इसलिए x = 5 में 14 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 9, तो x बराबर क्या आ गया 9 आ गया, अब y बराबर क्या आ गया 5 आ गया। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे आराम से लिख दीजिए कि x = 9 और y = 5 हो गया कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे समीकरण भी हो जा रहा है x + y = 14। तो आप बताइए कि x 9 है y 5 है, तो 9 में 5 जोड़ेंगे तभी तो 14 होगा। x - y = 4, तो x = 9 था, y = 5, 9 में से 5 घटाएंगे तभी तो 4 होगा। मतलब कि हमारा जो आंसर है बिल्कुल क्या है करेक्ट है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है इसमें कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघाती समीकरण है। मतलब ये जो इक्वेशंस दिया है इसको सॉल्व करने के बाद हमको बताना है कि यह जो समीकरण होगा वो द्विघाती समीकरण होगा। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्विघाती समीकरण से क्वेश्चन आता है, पूछता है इस तरह कि हल कीजिए, बताइए कि द्विघाती समीकरण है।
सबसे पहले मैं मोटा मोटी में एक बात बता देता हूँ आप, तो आपके दिमाग में आपकी एक इमेज बन जाए कि ये द्विघाती समीकरण होते क्या हैं। ठीक है, बस द्विघाती समीकरण, तभी तो आप जान पाएंगे कि ये द्विघाती समीकरण है कि नहीं है। नहीं तो कैसे बता पाएंगे कि ये द्विघाती समीकरण है। तो द्विघाती समीकरण दोस्तों क्या होता है कि ax स्क्वायर a प्लस बी एक्स a प्लस सी बराबर 0। समझ रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है। ठीक है, ए और बी सी क्या है, वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या। ठीक, और ए जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए जब 0 के बराबर हो जाएगा तो यह ए में तब 0 का गुणा एक्स स्क्वायर में तब 0 का गुणा करने तो पूरा 0 ही हो जाएगा, तो बी एक्स प्लस सी बचेगा सिर्फ, इसीलिए ए जो होता है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर दोस्तों इस समीकरण को हल करते हैं, अगर यह आ जा रहा है इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो हम आराम से कह देंगे कि ये जो समीकरण है ये क्या है, द्विघाती समीकरण है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। अब हल करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 और एक कोष्टक में 3 माइनस एक्स है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। तो ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, तो ये सही उतर जाएगा बराबर। देखिए इस -2 का गुणा इस 3 में करेंगे तो देखिए 3 के आगे कुछ नहीं तो प्लस छिपा रहता है, तो माइनस गुणा इस प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 6। फिर इस माइनस को गुणा इस माइनस में करेंगे तो माइनस गुणा माइनस में करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, और 2 को गुणा एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह 2x हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब करना क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यह -6 जो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +6, आया प्लस 2x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -2x, अब बराबर, अब दोनों इधर चलाए तो बचा का इधर 0 बच गया। अब करना है सिंपली आपको कि एक्स स्क्वायर -2x और -2x हो जाएगा आपका -4x, अब +6 बराबर 0। अब लास्ट में हमारा बच गया हल करने पे इतना। अब देखिए इसे आप उस समीकरण से तुलना करिए कि इतना हो रहा है तो इसके नीचे समीकरण लिखिए, तो ax स्क्वायर a प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, देखिए इस रूप का है कि नहीं, तो जैसा कि देख पा रहे हैं आपकी तुलना तब हम करेंगे, तुलना करने पर तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस यक्स क्या है, कुछ नहीं होता तो एक तो छिपा होता है। ठीक है, तो यक्स से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ए बराबर क्या आ गया 1, ए बराबर क्या आ गया है 1 आ गया, आया यक्स से यक्स कैंसिल, तो बी बराबर क्या आ गया -4, और देखिए सी बराबर क्या आ गया 6 आ गया। तो जैसा कि दोस्तों जान पा रहे हैं कि ए बराबर 1, बी बराबर -4 और सी बराबर क्या आ गया आपका 6 आ गया। मतलब कि क्या हो गया, यहाँ से निष्कर्ष से निकल गया कि हाँ ये क्या है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि इस रूप का यह है। तो हम लोग लास्ट में लिख लेंगे, इसलिए यह एक द्विघाती समीकरण है, यह एक द्विघाती समीकरण है। ठीक है, देखिए कितना बढ़िया सवाल है और कितना अच्छा से आपको समझ में भी आ गया। ठीक है, बताइए 1% भी कोई दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं, बस आराम से आप पढ़ते रहिए, 1% आपको दिक्कत होने नहीं देंगे हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए दोस्तों दूसरा सवाल देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट दूसरा जो क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन भले ही सिंपल है, ठीक है, लेकिन इस निर्धारित है कि आएगा। ठीक है, एकदम 100% कि आएगा, तो इसलिए चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ताकि एक प्रैक्टिस के तौर पे हम लोग का अनुभव भी बन जाए, और कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट जो इसे बनाना नहीं जानते वो भी सीख लेंगे। ठीक है, कि किस प्रकार इसे बनाया जाता है। चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को, इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करके मैं आसानी से आप लोग दिखाऊंगा। कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इसको सॉल्व करके इसका क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना था। दोस्तों जैसा कि जान पा रहे हैं आप कि यहाँ पे दिया है आपका sin 18 अंश और बटे में क्या दिया है यहाँ पे cos 72 अंश। ठीक है, sin 18 अंश और क्या दिया है cos 72 अंश। अब सिंपली आपको करना क्या है यहाँ पे कि देखिए sin 18 को हम क्या लिख सकते हैं, अब समझिए बात को। sin 18 को हम ये लिख सकते हैं कि sin 90 माइनस 72, साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हैं कि नहीं sin 18 को, क्योंकि 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 बच जाएगा, sin 18 हो जाएगा कि नहीं। तो sin 18 को हम खूब अच्छे से sin 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, और ये जो cos 72 है इसे cos 72 ऐसे रहने देंगे। ठीक है, अब यही जस्ट एक फार्मूला बन जाता है दोस्तों। ठीक है, और फार्मूला बनता है यह कि sin 90 माइनस a, sin 90 माइनस a क्या होता है cos a होता है। ठीक है,
इसको फार्मूला को याद कर लीजिए आप लोग। साइन 90 माइनस 1 का से, तो ये बताइए साइन 90 माइनस 72 अंश है, तो का 72 अंश होगा कि नहीं। देखिए साइन 90 माइनस 72 अंश, तो क्या हो जाएगा कास 72 अंश। जैसा साइन 90 माइनस 1 का से हुआ है, तो साइन 90 माइनस 72 कास 72 हो जाएगा। और ये बटे में कास 72 जो है, कास 72 नीचे ऐसे ही रहेगा। अब कास 72 से कास 72 कैंसिल, तो बचा क्या आपका 1, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको एकदम अच्छे ढंग से क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। चलिए एक इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये क्या दिया है, ये दिया है हमको 10 26 अंश और बटे में काट 64 अंश। ठीक है दोस्तों, मैं एक बात बता देता हूँ कि अगर देखिए ऐसे क्वेश्चन दे और जब भी दो ये जो मान दिया है 64 और 26 अंश, दोनों का मान कितना अंश आ रहा है, 90 अंश आ जाए। देखिए जैसे यहाँ पे भी 18 अंश और 72 अंश का मान 90 अंश आ रहा था, और 64 और 26 भी जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन में 90 अंश मान आ गया, समझिए कि इसी फॉर्मेट से ये क्वेश्चन लगने वाला है। ठीक है, देखिए 10 26 अंश, तो 10 26 अंश को हम लिख सकते हैं भाई 10 90 माइनस 64 अंश लिख सकते हैं कि नहीं। 90 में से 64 घटाएंगे तो 26 बढ़ जाएगा, तो हम 10 26 अंश को 10 90 माइनस 64 खूब लिख सकते हैं आराम से। अब बटे में क्या दिया है काट 64 अंश, काट 64 अंश लिखा देंगे। अब देखिए 10 90 माइनस 64 अंश, तो एक फार्मूला होता है इसका, आप याद कर लीजिए। फार्मूला होता है कि 10 90 माइनस ए रहेगा तो हो जाएगा कॉट ए। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए 10 90 माइनस ए कॉट ए हो जाता है, तो 10 90 माइनस 64 अंश तो काट 64 अंश हो जाएगा, तो हो जाएगा काट 64 अंश। अब बटे में आइए क्या है काट 64 अंश है ही, तो अब कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी दोस्तों इस तरह क्वेश्चन आए तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया 90 अंश दोनों का योग बन रहा है, तो समझिए आंसर 1 आएगा। लेकिन 1 लिखना नहीं आंसर में, आपको इस तरह हल करके दिखाना पड़ेगा, तब तो एग्जामिनर आपको देगा नंबर, ऐसे थोड़ी देगा कि बस उत्तर लिख देंगे तो मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन में दूसरा भी आपको क्लियर हो चुका होगा। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से सारा क्वेश्चन कराने वाला हूँ। साथ ही साथ उम्मीद करता हूँ कि एक एक बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। चलिए बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर अवश्य देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। और देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा इतना ही इंपॉर्टेंट है कि अब क्या बताएं आप लोगों को। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको किसी कीमत पे तैयार करके जाना एग्जाम हॉल में। ठीक है, लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसे आपको ध्यानपूर्वक समझ के चलना है। आप देखिए क्वेश्चन का ऑप्शन भी लिखा हूँ ताकि आप लोग वीडियो को रोक के अपने से लगाएं। ठीक है, फिर मैं बताऊँगा। तो चलिए क्वेश्चन पहले पढ़ लेता हूँ। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर PQ की लंबाई है। देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु, देखिए बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, देखिए बिंदु P पे क्या है एक स्पर्श रेखा क्या है PQ। अगर O से जाने वाली एक स्पर्श रेखा, देखिए O से जाने वाली एक स्पर्श रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर, देखिए OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और OQ आपका 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या OP 5 सेंटीमीटर दिया ही है। हमसे पूछा क्या है PQ की लंबाई, मतलब यहाँ P से एक Q की लंबाई पूछा हमसे, मतलब ये वाली लंबाई पूछा हमसे कि ये लंबाई कितनी होगी। तो देखिए कितना सिंपल है, मैं बताता हूँ आप लोगों को किस प्रकार इसे आप लगाएंगे। तो देखिए सॉल्व में कितना सिंपल है। जैसा कि देख पा रहे हैं कि OPQ, देखिए OPQ देखिए क्या है 90 अंश का कोण है OPQ। तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPQ में, समकोण त्रिभुज OPQ में। ठीक है, समकोण त्रिभुज OPQ में एक बात याद रखिए कि वृत्त पर कोई भी बिंदु है और उस बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींची गई है, अगर स्पर्श रेखा से और उस त्रिज्या से अगर लंब डाल रहा है तो समझिए कि कितना अंश का कोण बनाता है 90 अंश। तो इसलिए 90 अंश का बनाया तो क्या हो गया समकोण त्रिभुज। तो क्या लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज OPQ में, समकोण त्रिभुज OPQ में हमको निकालना क्या है यह। देखिए समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है, कर्ण दिया है, लंब दिया है, हमसे पूछा क्या है आधार पूछा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं फार्मूला कि आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यही तो होता है फार्मूला। देखिए तो आधार यहाँ पे क्या है PQ, तो PQ का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है यहाँ पे OQ, तो OQ का स्क्वायर माइनस लंब कितना है OP, तो OP का स्क्वायर।
ठीक है, आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ जाएंगे आप लोग। अब देखिए पी क्यू तो हमको निकालना है, तो हम लिखेंगे पी क्यू बराबर ओ क्यू का कितना वैल्यू दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस ओ पी कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर। अब देखिए पी क्यू स्क्वायर निकालेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है। अब -5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, ठीक है। चलिए तब पी क्यू स्क्वायर बराबर, तो 144 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 9 5 14 और यहाँ कितना बचेगा 3, 1 और 1 कितना हो गया 119। 144 में से 25 घटाएंगे तो 119 बच जाएगा। हमको पी क्यू के वैल्यू निकालना है, तब पी क्यू के वैल्यू निकालेंगे तो यह वर्ग है, तो इधर जाएगा तो कितने में हो जाएगा वर्गमूल में हो जाएगा। तब पी क्यू बराबर करड़ी में 119 सेंटीमीटर। जैसा कि देख पा रहे हैं कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। हमसे पूछा था पी क्यू की लंबाई, तो पी क्यू की लंबाई करड़ी में 119 सेंटीमीटर होगा। तो यह देखिए इस प्रकार क्वेश्चन इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको क्या बताया जाए, ठीक है। ये एकदम आपको मतलब प्रैक्टिस करके आपको एग्जाम हॉल में पहुंचना है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, तो इसे हल करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि यदि ए, बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर होगा कॉस ए बाई 2 के। तो इसके बराबर इतना हमको अब क्या करना है, इसको दिखाना है। तो चलिए कैसे होगा, तो इसे मैं बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे सॉल्व लिखता हूँ और इसे सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कितना सिंपल तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से। जैसा कि दोस्तों आप जान पा रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे दिया है ए, बी तथा सी, ए, बी तथा सी जो है वह जो है त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, ठीक है। और जैसा दोस्तों आप जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे ऐसे दिया, मतलब जैसे त्रिभुज है, ये अंतःकोण दिया, मतलब यह ए हो गया और ये क्या हो गया बी और ये क्या हो गया सी। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोण है, तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम आराम से नहीं लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश, लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कंडीशन कि त्रिभुज के अंतःकोण है, त्रिभुज के अंतःकोण है, त्रिभुज के अंतःकोण है, ठीक है, लिख सकते हैं। अब a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। तो दोस्तों यहाँ से b प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, b प्लस सी बराबर 180 अंश, और a जो है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -a, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। तो ये इतना हो गया, ठीक। हमको सिद्ध क्या करना है, इसके बराबर इतना। तो चलिए LHS है या RHS है, तो LHS लेता हूँ। LHS लेने पर का मतलब कि LHS क्या हमको दिया है कि साइन बी प्लस सी बटे 2 एन दिया है। इसे हल करके हमको cos a बाई 2 लाना है। तो अब देखिए क्या होगा यहाँ पे साइन, अब बी प्लस सी का वैल्यू क्या है 180 अंश और -a और बटे 2, ये हो गया, हो जाएगा कि नहीं। b प्लस सी का 180 माइनस a और बटे 2 है तो 2 लिख देंगे। अब देखिए इसे क्या तोड़ेंगे, साइन, ये 2 बार में हो जाएगा 180 बटे 2 इसे लिख सकते हैं, और इसे क्या a बाई 2 लिख सकते हैं, कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं, इतना तो जानते हैं आप लोग। अब इसे कटा देंगे तो 90 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 90 अंश और माइनस ये क्या हो जाएगा a बाई 2, ठीक है। अभी दोस्तों एक फार्मूला होता है जैसा कि जानते हैं आप लोग कि साइन 90 माइनस a कॉस a होता है, ठीक है, फार्मूला होता है साइन 90 माइनस a कॉस a। तो साइन 90 माइनस a बाई 2 जो है इसके बराबर क्या हो जाएगा कॉस a बाई 2। अगर साइन 90 माइनस a बराबर कॉस a है, जो ये होता है यही मान होता है कि साइन 90 माइनस a कॉस a, तो साइन 90 माइनस a बाई 2 कॉस a बाई 2, ठीक है। आइए हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, cos a बाई 2 लाना था। देखिए cos a बाई 2 आ गया। तो कितना सिंपल है, इस तरह हम लिखेंगे प्रूफ्ड, ठीक है, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। यहाँ से सिद्ध हो गया ये चीज़ें।
उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपली तरीके से। मैं हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को कोई सवाल ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो डिफिकल्ट आप लोगों को लगे, ठीक है। आराम से बस आप पढ़ते रहिए अच्छे से। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अब जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है इस क्वेश्चन की, क्योंकि दोस्तों ये 5, 7, 8 बार क्वेश्चन पूछ गया है, ठीक है, एग्जाम में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग नोट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, और एग्जाम हॉल तक जाते जाते इसे इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप इसको आराम से लगा सकें। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ किस प्रकार इसे लगाना है आप लोगों को। देखिए सॉल्व में एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि आकृति 10.11 में, मान लीजिए आकृति 10.11 है। यदि टीपी और टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है। देखिए केंद्र ओ वाले ये जो वृत्त है इस पे ये जो टीपी है और टी क्यू ये दोनों क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। इतना तो जानते हैं आप लोग, स्पर्श रेखा है। इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू कितना अंश है, 110 अंश। तो पी टी क्यू मतलब ये पी टी क्यू इसका क्या करना है, बराबर है, मतलब यह इसका मान ज्ञात करना है आपको। ऑप्शन दिया 60 अंश, 70 अंश, 80 अंश, 90 अंश। तो चलिए बताते हैं कि किस प्रकार इसे हल करेंगे आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि जो कोण पी है वह बराबर होगा कोण क्यू के। अब कहेंगे कि सर ऐसे कैसे लिख दिए कि कोण पी जो होगा कोण क्यू के क्या होगा, बराबर होगा। हाँ तो दोस्तों ये बराबर होता है कितना अंश है, 90 अंश, ठीक है। कोण पी जो है कोण क्यू के बराबर है, 90 अंश है। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैं कंडीशन लिखता हूँ ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को कि वृत्त की त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पर लंबवत होती हैं। यहाँ पे लिख दूँ लंबवत होती है। देखिए एक एक चीज बारीकी से समझेंगे हम लोग ताकि आपको इस सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। मतलब कह रहा है वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। जो वृत्त की त्रिज्याएं हैं आई जो स्पर्श रेखा, अगर इसको अब मिला रहे हैं तो वृत्त की त्रिज्याएं जो स्पर्श रेखा पे क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। इसलिए जो पी हो कोण क्यू के क्या होगा, बराबर होगा, लंबवत मतलब 90 अंश। तो कोण पी बराबर कोण क्यू बराबर कितना, 90 अंश। तो कोण पी और कोण क्यू दोनों बराबर हैं, कितने अंश के हैं, 90 अंश के। यहाँ से तो मालूम हमको चल गया। और यहाँ पे हमको दिया है कि कोण पी ओ क्यू बराबर कितना, 110 अंश। ये हमको क्या है, ये दिया है। यहाँ पर लिखेंगे हम, ये क्या है, दिया है, ठीक है। अब चलिए अब दिया है तो किससे हल करते हैं। देखिए जैसा कि देख पा रहे हैं ये एक चतुर्भुज बनना है। देखिए चतुर्भुज बनना है कि नहीं, 1 2 3 4 भुजाएं, चतुर्भुज बनना है। तो हम इसको आराम से लिखेंगे कि कोण पी धन कोण पी ओ क्यू अधन पी टी क्यू बराबर 360 अंश। लिख सकते हैं कि नहीं, आप बताइए। आराम से लिख सकते हैं क्योंकि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 अंश होता है। तो कोण पी और कोण क्यू और कोण पी ओ क्यू ये वाला कोण और पी टी क्यू ये वाला कोण, इन चारों का योग कितना होगा, 360 अंश। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि कोण पी का मान कितना होता है, 90 अंश। सभी में लिखा हूँ कोण पी और कोण क्यू दोनों बराबर है तो 90 अंश, और कोण क्यू भी कितना था, 90 अंश। प्लस पी ओ क्यू है, पी ओ क्यू दिया है कितना, 110 अंश। हमको वैल्यू किसका निकालना था, पी टी क्यू का। तो पी टी क्यू बराबर 360 अंश, ठीक है। और 90 90 180, 180 में 110 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यह 290 प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 360 अंश, ठीक है। अब यहाँ से हम निकाल देंगे वैल्यू कोण पी टी क्यू का। तो पी टी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 360 अंश माइनस 290 अंश, ठीक है। और कोण पी टी क्यू, अब 360 में से 290 घटेगा कितना बचेगा, 70 अंश, ठीक है। हमसे वैल्यू किसका पूछा था, ये तो पूछा था कोण पी टी क्यू बराबर है, पी टी क्यू बराबर थे, यहाँ निकल गया पी टी क्यू 70 अंश। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार दोस्तों इसे हम क्या करना है, हल करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कुछ करना नहीं है, पी बराबर क्यू मान देना है क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पे लंबवत होती हैं। अब पी ओ क्यू 110 अंश दिया ही था और चारों का योग 360 अंश होता है, बस इसका वैल्यू रखे हैं। अब पी टी क्यू का वैल्यू निकल गया है। तो यह क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा अच्छी ढंग से। उम्मीद करता हूँ कि आप प्रैक्टिस करके भी जाएंगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक तो करते रहिए, ठीक है, लाइक कीजिए शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इतने मज़ेदार क्वेश्चन लेकर आए हैं, कितना डिफिकल्ट भी और बहुत शानदार भी क्वेश्चन है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन करने के बाद। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां दोस्तों ये कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ किस प्रकार है। सबसे पहले घड़ी कैसे होती है, गोल होती है। ठीक है, देखिए मान लीजिए क्या है, घड़ी है, सही नहीं बनना, मान लीजिए घड़ी है, ये घड़ी है और कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई, कौन सी मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कि मिनट की सुई है यहाँ पे है और इसकी लंबाई कितना है, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि 14 सेंटीमीटर घड़ी की सुई दी है, मिनट वाली सुई। कह रहा है इस सुई द्वारा 5 मिनट में, मान लीजिए यहाँ पे, और 5 मिनट बाद ये चलते 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 कहाँ आ जाए, यहाँ पे आ जाए। तो 5 मिनट में कहाँ जा रही है, ये यहाँ आ जा रही है। यहाँ से चल के 5 मिनट में कहाँ जा रही है, यहाँ पे आ जा रही है। और जब यहाँ पे आ रही है तो कह रहा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, मतलब कितना वो क्षेत्रफल रचित किए, ये वाला कह रहा है कि क्षेत्रफल हमको ज्ञात कीजिए, 5 मिनट कितना रचित किए। तो देखिए मज़ा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, मज़ा भी आ जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, देखिए तो हम लोग लिखेंगे 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना, 5 मिनट में। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे, हम सॉल्व इसे हल करते हैं। ठीक है, आराम से समझने की कोशिश की जाए। तो लिखेंगे यहाँ पे हम कि घड़ी की मिनट सुई, घड़ी की मिनट सुई द्वारा रचित त्रिज्यखंड की त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना दिया भैया, 14 सेंटीमीटर। क्योंकि अब यह घड़ी की लंबाई है तो त्रिज्या तो हुई। देखिए वृत्त से परिधि मिलाएंगे तो त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या हो गया। तो ये लिखे हैं घड़ी की मिनट सुई द्वारा रचित त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, अब 5 मिनट में रचित कोण, क्योंकि कोण निकालेंगे तभी तो क्षेत्रफल निकलेगा, फार्मूला तो जानते हैं आप लोग। 5 मिनट में रचित कोण, ठीक है, 5 मिनट में रचित कोण। अब कोण निकालेंगे तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं मिनट वाली सुई है। अब मिनट वाली सुई 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगा देती है। पूरा चक्कर कितने अंश का होता है, 360 अंश का। तो 60 मिनट में एक पूरा चक्कर 360 अंश का लगा देती है। तो 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी, तो 1 मिनट में 360/60 कैंसिल, अच्छा चढ़ेगा 36, मतलब 1 मिनट में वो कितना अंश का लगाएगी, 6 अंश का। तब 1 मिनट में 6 अंश का कोण, 1 मिनट में वो कितना लगाएगी, 6 अंश का कोण। तब 5 मिनट में कितना लगाएगी, तब 5 मिनट में तब 5 × 6 कितना अंश का, 30 अंश का कोण वो तय कर लेगी। तब 5 मिनट में रचित कोण कितना हो गया, थीटा बराबर 30 अंश हो गया। अब कुछ नहीं, हमसे पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये त्रिज्यखंड ही ना बना, देखिए त्रिज्यखंड बना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है कि θ/360 πr²। ठीक है, देखिए ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि थीटा कितना दिया था, 30 अंश और बटे 360 अंश। और पाई का मान कितना होता है, 22/7, और त्रिज्या कितना दिया, 14। तो क्या हो जाएगा, 14 × 14, क्योंकि r का स्क्वायर है तो 14 × 14 लिख देंगे। 7 दूनी के 14, 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 12। अब कटाइए, 2 छके 12, 6 बार में कट गया, 2 तेई 6, 2 7 14। अब गुणा कर दीजिए तो 7, अब बचा क्या, इधर 22 × 7 और बटे 3 ही तो बचा। अब करेंगे तो 7 दूनी के 14 और 7 दूनी के 14, 1 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि भाई क्षेत्रफल तो स्क्वायर में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा आंसर। यही 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल इसका निकल गया। तो अब बताइए कोई दिक्कत हुआ अब तक सवाल में, 1% दिक्कत नहीं होगी जब तक मैं रहूँगा। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको समझाते चलूँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बेहद अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर उसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के ही जान गए आप लोगों की कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, कह रहा है कि इसको हल करके आपको इतना लाना है। ठीक है, LHS बराबर क्या सिद्ध करना है आपको, RHS सिद्ध करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एक पॉइंट समझाता चलूँगा आप लोगों को, एक फिर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आराम से आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले सॉल्व में लिखेंगे LHS। ठीक है, LHS लेने पे आराम से उतारेंगे आप लोग एक एक पॉइंट। LHS लेने पे LHS आपका क्या है, तो है कोसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे हल करके हमको एक माइनस कॉस थीटा और बटे एक प्लस कॉस थीटा लाना है। चलिए हल करते हैं। अब देखिए कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एक बटे साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि फार्मूला होता है भैया। ठीक है, फार्मूला होता है कि हम साइन थीटा को एक बटे कोसेक थीटा लिख सकते हैं और कोसेक थीटा को हम एक बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। अगर त्रिकोणमिति पढ़े होंगे जानते हो लोग, तो कोसेक थीटा को मैंने एक बटा साइन थीटा में लिख दिया और माइनस कॉट थीटा का फार्मूला एक होता है, जानते हैं कि नहीं आप लोग, कास थीटा बटे में साइन थीटा होता है कि नहीं। तो कॉस थीटा को मैंने कॉस थीटा अपन साइन थीटा और ये क्या दिया होल स्क्वायर, में होल स्क्वायर लिख दूंगा। ठीक है, हो गया, इतना काम आप लोग कर लिए। अब आगे क्या करना है वो चीज़ देखिए। अब इसका हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, साइन थीटा। तो साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा एक माइनस ये साइन से ये साइन थीटा कट गया तो बचा गया कॉस, तो कॉस थीटा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको करना क्या, आगे चीज़ें समझते चलिए। एक माइनस कॉस थीटा और बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों ओर लिख सकते हैं कि एक माइनस कॉस थीटा इसका का भी होल स्क्वायर और बटे में साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब आपको करना क्या है, चीज़ें आप समझते रहिए। यह तो एक माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और यहाँ से फार्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर का थीटा का फार्मूला क्या होता है कि एक माइनस कास स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है, जानते हैं कि नहीं आप लोग। साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस कास स्क्वायर थीटा, यह फार्मूला होता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या किए हैं, साइन स्क्वायर थीटा को एक माइनस कास स्क्वायर थीटा में तोड़ दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ तोड़ दिए हम। अब देखिए क्या होता है, देखिए एक माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर करना है, तो इसे दो बार लिख सकते हैं नहीं हम, तो इसे हम लिख सकता हूँ कि एक माइनस कॉस थीटा एक कोष्टक में और एक माइनस कॉस थीटा एक कोष्टक में, दो बार लिख सकता हूँ स्क्वायर। अरे दो का स्क्वायर क्या होता है, दो गुणे दो, यही दो बार तो लिखते हैं। इसी तरह एक माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर रहता है, एक माइनस कॉस थीटा एक माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ। और यहाँ पे देखिए कास स्क्वायर थीटा और एक का भी स्क्वायर कर देंगे तो फार्मूला क्या बन गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही तो होता है। तो चलिए एक में जोड़ दीजिए, एक में घटा दीजिए, तो हम इसे क्या लिखेंगे कि एक माइनस कॉस थीटा एक में घटा देंगे और एक प्लस कॉस थीटा एक में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो एक माइनस कॉस थीटा से एक माइनस कॉस थीटा क्या हो गया आपका, कैंसिल। अब बचा क्या आपका, तो ऊपर बचा एक माइनस कॉस थीटा और नीचे बचा एक प्लस कॉस थीटा। यही तो हमको सिद्ध करना था, तो ध्यानपूर्वक देखिए। तो ए माइनस कॉस थीटा और बटे ए प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे भी आया ए माइनस कॉस थीटा ए प्लस कॉस थीटा, ये तो हमको सिद्ध करना था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इसलिए LHS बराबर RHS, हैंस प्रूफ्ड हो गया कि नहीं। देखिए कितना सिंपल तरीके से मैंने एक एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझे भी होंगे। ठीक है, इस चीज़ को। तो दोस्तों यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 7वां क्लियर होता हुआ, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7वां आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8वें, और उसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां। तो देखिए क्वेश्चन 8वां क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसे भी मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये बताइए कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो दो संख्या में कोई एक ना कोई एक बड़ी संख्या होगी, कोई ना कोई एक छोटी संख्या होगी। तो चलिए पहले मान लेते हैं कि माना बड़ी संख्या बराबर क्या मान लेते हैं x,
और छोटी संख्या बराबर मान लेते हैं y। तो बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y। अगर दो संख्याओं का अंतर 26 है तो बताइए बड़ी में से छोटी घटाएंगे तभी तो अंतर निकलता है। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब बड़ी में से अगर छोटी घटा दूं तो क्या हो जाएगा 26। तो दो संख्याओं का अंतर कितना है 26। इसे क्या मान लिया जाए, समीकरण फर्स्ट मान लिया जाए। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। एक संख्या मतलब जो x है वो दूसरी की मतलब y की कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो x बराबर 3y, ये भी निकल गया। तो इसे मान लीजिए समीकरण दूसरा मान लीजिए। ठीक है। तो देखिए कितना सिंपल है। तो यही दिया था कि दूसरी की 3 गुनी है, तो पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अब सिंपल करना क्या है कि x का वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो आप लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 2 का वैल्यू क्या है, 2 का मान समीकरण 1 में, तो 1 में रखना है। तो एक क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर 26 दिया है। जहाँ पे भी x रहेगा हम 3y लिख देंगे। तो x आ गया तो क्या लिखेंगे 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से y गया तो क्या बचेगा 2y बराबर 26। तो यहाँ से y बराबर क्या निकल जाएगा 26/2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 26 कटेगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 13। तो y बराबर 13 आ गया। तो अब y का वैल्यू किसी समीकरण में रख लीजिए। तो आप लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पे अतः समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो समीकरण दूसरा क्या है कि x बराबर 3y। तो x बराबर 3 और गुणे y आ गया। तो y का वैल्यू कितना दिया था 13। तो x बराबर 13 3 39। तो x बराबर 39 आ गया, y बराबर 13। तो इसलिए बड़ी संख्या हम क्या माने थे x। तो x बराबर क्या गया 39। और छोटी संख्या हम y मानते तो y बराबर क्या गया 13। तो ये कह रहा था कि दोनों संख्या बताइए। तो एक थे 39 एक थे 13 है। ठीक है, इसका प्रूफ भी कर दीजिए। तो 39 में से जब 13 घटाएंगे तो कितना आएगा 26 तो आएगा। तो ये तो पूछा था। तो हमसे क्या पूछा, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो दो संख्याओं का अंतर 26 भी आ रहा है। और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो देखिए ये 3 गुनी है कि नहीं, तो 13 3 39, इसके 3 गुना हो गया कि नहीं हो गया। मतलब कि जो हमारा संख्या है बिल्कुल क्या आया है, सही आया है। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा हो ही नहीं सकता मैं बताऊँ आपको समझ में ना आया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पहला यह है, कह रहा है कि संख्या 716 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 21 तथा शेषफल 23 प्राप्त हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आप लोगों ने एक बार पढ़ लिया अच्छे से। अब मैं आपको एक नॉलेज बताता हूँ। देखिए जब भी हम लोग भाग देते हैं तो बीच में क्या आता है आपका भाज्य, और यहाँ पे क्या होता है आपका भाजक। ठीक है, और यहाँ क्या होता है आपका भागफल। ठीक है, और नीचे डॉट 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 यहाँ पे क्या बचता है आपका शेषफल बचता है। ठीक है, अच्छा शेषफल बचता है। ठीक, अब कह रहा है कि संख्या इतना को किस संख्या से विभाजित किया जाए। मतलब 716 कहाँ होगा, यहाँ पे 716 क्या हो गया, भाज्य हो गया। कह रहा है कि इसको किस संख्या से भाग दें। भाजक हमको मालूम नहीं है, भाजक हमको क्या करना है, निकालना है कि भागफल 21 हो। ये जो भागफल कितना हो जाए 21 हो जाए। भागफल कितना आ गया 21, अतः शेषफल कितना हो 23 हो। शेषफल 23 बच गया। ठीक, इतना चीज़ आप लोग दिमाग में इमेज बन गया कि हाँ भाज्य कौन है, भागफल कौन है, शेष। इतना दिमाग आपकी इमेज में बन गया। अब बात करते हैं यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या दिए थे, उन्होंने कहा था कि जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेष। यही ना होता है, धन शेष यही होता है। अब देखिए कितना सिंपल है। भाज्य कितना दिया है 716, हम 716 उतार लेंगे बराबर भाजक पूछा है तो भाजक को हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, भाजक को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। i इंटू भागफल कितना दिया है 21 है तो 21 लिख लीजिए। अब प्लस शेषफल कितना 23 है तो 23 लिख लीजिए, हो गया। अब देखिए इधर बचा आपका 716, ये 23 प्लस में इधर भेज देंगे तो 23 कहाँ पे आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब बराबर 21 में तब x का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 21 x। x आपका क्या है भाजक है, इतना जान रहे हैं ना, सही है। अब 716 में से 23, तो 716 में से 23 घटाइए तो 6 में से 3 गया तो कितना बच जाएगा आपका 3। और यहाँ पे कितना बचा 1 में से 2 न जगह हासिल देगा तो 11 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा 9। यहाँ पे 693 बराबर 21 x बच गया। ठीक है, और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x बराबर कितना हो जाएगा 693/21। ठीक है, अब x बराबर कितना होगा तो कटाइए, कितना बार में कटेगा
तो यहाँ पे इसे कटाएंगे तो 693 में जब 21 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी के 6, यहाँ बच जाएगा कितना आपका 6 और यहाँ पे 3, फिर 21 3 63, कितना बार में कट गया 33 बार में। तो x बराबर कितना आ गया 33 आ गया। और x को हम क्या माने थे, भाजक माने थे। ये तो हमसे पूछा है भाजक 33। तो हमसे क्या पूछा था कि संख्या 716 को किस संख्या से विभाजित करें, मतलब किस संख्या से, जिस संख्या से विभाजित करते हैं वही तो भाजक कहलाता है। अब भाजक मेरा क्या निकल गया 33, मतलब उसे 33 अगर विभाजित कर देंगे तो आपका भागफल 21 तथा शेषफल 23 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ हम देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे आप लोग एकदम चुटकी में उड़ा देंगे। अब तो चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा कि यदि संख्याओं 480 और 685 के मस को 480x - 475 के रूप में व्यक्त किया जाए तो x का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि अगर 480 और 685 का मस जितना होगा और उसको हम इसके बराबर कर दें तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे सॉल्व करते समय सबसे पहले हम ये करेंगे कि 480 तथा 685 का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मस। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाई स्कूल में मस निकालते हम, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि क्या होता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल और धन कितना होता है, शेष। ये आपका यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम है। इसी पे हम लोग क्या करेंगे, इसको मसल निकालते हैं। तो भाज्य कितना है 685, तो 685 बराबर भाजक कितना है 480 और गुणे भागफल कितना है 1 1 और धनशेष कितना है 205। और शेष को हम स्मॉल आर से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि आर जो है वो 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि शेषफल अभी 0 नहीं आया, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, आर जो है 0 के बराबर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब इतना कर लेने के बाद क्या करते हैं, अब इसमें अब शेषफल 0 नहीं आया तो अब 480 का भाग देते हैं 205 से। तो अब देखिए 480 में 205 से भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 2 बार भाग जाएगी तो 5 दूनी के 10 और 2 दूनी के 4, कितना आ जाएगा 410। यहाँ से बच गया 0, यहाँ से बच गया आपका 7, यह कैंसिल 70 बच गया। अब इतना में हम लोग यूक्लिड डिवीजन लगाएंगे। तो अब भाज्य क्या हो गया यहाँ पे 480, तो 480 बराबर 205 गुणे भागफल कितना है 2 और शेषफल कितना है 70 और कंडीशन आर जो 0 के बराबर नहीं है, शेषफल कहाँ 0 के बराबर नहीं है। अभी हम लोग मसा निकाल रहे हैं, ठीक है। अब नहीं है तो फिर अब क्या किया जाएगा कि अब 70 आ गया यहाँ पे। अब 70 का भाग अब हम देंगे लोग किस में देंगे, 205 में देंगे। अब कितना बार जाएगा, तो 7 तरीके का 210 ज़्यादा हो जाएगा तो 7 दूनी के 14, कितना 140, 2 बार जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा आपका 5 और यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा तो बच जाएगा 6 आप लोगों का, और यहाँ से कैंसिल कितना बच गया 65। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ फिर इक्वलिटी लगाया जाएगा। तो अब किसको, अब 205 यहाँ पे भाज्य हो गया तो 205 बराबर कितना 70 गुणे और भागफल कितना है 2 और शेषफल कितना है 65। कंडीशन वही रहेगा कि आर जो है 0 के बराबर नहीं है। फिर अब भाग देंगे हम, अब 65 का भाग अब 70 में देंगे तो 65 है कम 65, कितना बच गया 5। अब फिर लगाएंगे यहाँ पे तो यह हो जाएगा आपका 70 बराबर 65 गुणे 1 और प्लस 5, यही ना होगा। और आर जो है शेषफल 0 के बराबर नहीं है। देखिए क्वेश्चन बड़ा लेकिन इंपॉर्टेंट है, यही आने वाला है, आपको छोटा मोटा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए ध्यानपूर्वक देखिए। अब 5 का भाग देंगे 65 में तो कितना 13 5 65, ठीक है। अब कैंसिल हो गया, किससे कट गया 5 से। अब 5 से जो कट जाता है वही इसका क्या होता है, मसा होता है। तो एक बार और लिख लेते हैं कि 65 बराबर 5 गुणे 13 और धन 0, यहाँ पे जो शेषफल है 0 के बराबर है। तो जब जिससे शेषफल 0 के बराबर हो जाता है, जिससे भाग गई होती है वही मसा होता है। तो यहाँ पे शेषफल, अरे यहाँ पे अब 5 से विभाजित हो गया है, इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि 480 और 685 का जो मस है HCF जिसे बोलते हैं वो कितना आ गया 5। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा था क्या, क्वेश्चन हमसे ये पूछा था कि यदि संख्याओं 480 और 685 के मस को 480x - 475 के रूप में व्यक्त किया जाए तो x का मान ज्ञात कीजिए। तब इसका मस हम लोग मालूम कर लिए, मस कितना आ गया 5। आइए यही मस किसके बराबर होना चाहिए, इसके। तो बस अब कर देंगे सिंपल सा। तो हम लोग लिखेंगे 480x माइनस कितना था 475 बराबर मस इसका कितना 5। अब देखिए कितना सिंपल से हो जाएगा, तो 480x बराबर 5
-475 उधर जाएगा तो +475 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा, 480 यक्स बराबर, अब देखिए 475 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 480। अब यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 480, और ये गुणा में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, तो यक्स बराबर 480 बटे 480, अब कैंसिल हो जाएगा तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 1। ये हमसे पूछा था कि यक्स का वैल्यू क्या होगा, नहीं पूछा था यक्स का मान, तो यक्स का क्या मान हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब छोटे छोटे 1-2 लाइन के क्वेश्चन थोड़ी रहेंगे, वो विकल्पीय नहीं रहेगा कि और सारे क्वेश्चन थोड़ी देंगे, तो सारा बड़ा क्वेश्चन रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ज़्यादा समय लग रहा है आपको बताने में, ठीक है। इस प्रकार ही हल करना है, तब आपको मार्क्स मिलेंगे पूरा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको क्लियर हो चुका होगा, जैसे पहला समझ में आया था। अब इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर तीसरे के लिए, और कंटिन्यू बने रहिए, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबको नोट कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आपको जाना एग्जाम हॉल में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन यह है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 तथा 105 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा 8 प्राप्त हो। देखिए बहुत सिंपल इसका सलूशन है, बहुत अच्छा से आप कर पाएंगे इसको, एक बार वीडियो को देख लेंगे तो। कह रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है हमसे, ठीक है, कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 और 125 को भाग देने पर शेषफल 5 तथा 8 प्राप्त हो। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 संख्या दिया है, एक 70 दिया है और 125, 2 संख्या दिया हुआ है, और कह रहा है कि क्रमशः भाग देने पे, मतलब अगर 70 को भाग दे रहे हैं किस संख्या से, तो कितना शेषफल, 5 शेषफल बच रहा है, और 125 को किस संख्या से भाग देना था, शेषफल कितना, 8 बच रहा है, ठीक है। मतलब संख्या एक ही होनी चाहिए, अगर उसी संख्या से अगर हम 70 में भाग दे रहे हैं तो शेषफल 5 आना चाहिए, और उसी संख्या से अगर 125 में भाग दे रहे हैं तो शेषफल 8 होना चाहिए। वो संख्या कौन सी है, वही संख्या ज्ञात करना है। तो सिंपल देखिए क्या करना है कि अगर उस संख्या में 70 से भाग दे रहे हैं, 70 में भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना, 5, तो आपको क्या करना है कि उस संख्या में से आपको जो शेषफल बच रहा है उसको माइनस कर देना, तो कितना बचेगा यहाँ से 65, और 125 में जब भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना, क्योंकि इसलिए माइनस कर रहे हैं कि क्योंकि शेषफल मतलब 8 एक्स्ट्रा यही तो बच रहा है, इसी को माइनस करना है हमको, क्योंकि शेषफल 0 लाना है, और शेषफल मतलब एक्स्ट्रा वही बचता है। यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 7 25, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 117 हो जाएगा। तब 65 और 117, अब ये 2 संख्या हो गई। अब मालूम ये नहीं कि इन संख्या में कौन सा भाग दें कि शेषफल ना बचे, तो अब इसे क्या करना पड़ेगा, वो संख्या ढूंढने के लिए हमें करना पड़ेगा ये चीज़ है कि जो 65 है और 117 है, इन दोनों का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो संख्या मुझे क्या होगी, प्राप्त हो जाएगी। वो भी मसर भाग विधि द्वारा नहीं निकालना है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन से ही लगाना है, क्योंकि आप क्लास 10 में है और क्लास 10 में मसल निकालने की विधि एक ही विधि दी हुई है, वो भी यूक्लिड विभाजन द्वारा, उसी विधि से आपको लगाना है। ये नहीं कि अपना दूसरा ओवर दिमाग लगा दें तो एग्जामिनर समझ जाएगा, क्योंकि जो आपके एग्जाम में जो आपके बुक्स में दिया है उसी विधि से लगाना पड़ेगा, तो यूक्लिड विभाजन से लगाना है। तो चलिए 65 दिया है और 117, इसमें से बड़ा कौन है, 117, इसलिए हम 117 में पहले भाग देंगे किसका, 65 का देंगे, ठीक है। तो चलिए पहले 65 का भाग देते हैं, तो कितना बार जाएगा भागे, एक बार जाएगा, तो 65 एकम 65, 7 में से 5 गया तो यहाँ बचेगा 2, और यहाँ से 11, 11 में से 6 गया तो बचेगा कितना, 5, तो कितना बच गया 52। अब शेषफल 0 नहीं आता, अब इतना में हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन लगाएंगे। और यूक्लिड विभाजन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, पहले भाज्य होता है, तो भाज्य क्या है 117, तो हम लिखेंगे 117 बराबर भाजक, भाजक क्या है 65, और गुणे भागफल कितना है 1, और धन शेष कितना है 52। और कंडीशन वही लिखना पड़ेगा कि आर जो है शेष वो 0 नहीं अभी आया हुआ है, ठीक है, मतलब यूक्लिड विभाजन एक बार और लगेगा। तो अब चलिए अब हम लोग 65 का भाग, अब 65 में भाग किसका देंगे, 52 का देंगे, तो फिर कितना जाएगा, एक ही बार जाएगा 52 बार, तो यहाँ से कितना बचेगा आपका, यहाँ से बच गया 3 और यहाँ से बच गया 1, 13 बच गया। फिर शेषफल 0 नहीं आया, फिर हम लोग लगाएंगे, तो अब यहाँ पे भाज्य क्या हो गया 65, तो अब लिखेंगे 65 बराबर, अब भाज्य क्या हो गया 52, अब भागफल कितना हो गया 1, और शेषफल कितना बच गया 13। और यहाँ पे भी कंडीशन जो है कि शेषफल 0 अभी नहीं आया है, यूक्लिड विभाजन लगाना पड़ेगा। अब हम 13 का भाग देंगे 52 में, तो 13 चौक को 52, अब शेषफल आ गया आपका 0, तब शेषफल आपका 0 आ गया। अब यहाँ पे यूक्लिड लगाएंगे आप, तो भाज्य क्या हो गया 52, अब भाज्य क्या हो गया 13, अब भागफल क्या हो गया 4, और शेषफल यहाँ पे क्या बचा है 0। अब यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 0, और जब कंडीशन r बराबर 0 आ जाता है वहीं ब्रेक कर देते हैं। और किस संख्या से भाग देने पे 0 आया है, तो 13 से, मतलब यहाँ हमको ये मालूम चल गया कि 65 और 117 का जो HCF होगा वो होगा
13। यही तो हमको ज्ञात करना था कि जो इसका एचसीएफ होगा वही संख्या होगी, तो 13 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो आप भाग देके देख सकते हैं कि इस 13 का भाग अगर 70 में देंगे तो 5 शेषफल बचेगा, क्योंकि 13 5 65, 5 बच गया कि नहीं। इसी तरह 13 का भाग 125 में देंगे कि तो शेषफल आपका 8 बचेगा। और तो इसलिए आप इस प्रकार चेक भी कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बेहद अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब तक लगातार मैंने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 4 आप समझिए आप लोग। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये दोनों पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और दोनों क्वेश्चन सेम ही है। लिखा है कि संख्या में 130 और 280 का मसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। और एक ठीक क्वेश्चन है, उसी संख्या को यहाँ पुटअप कर दिए, मतलब संख्याओं 135 और 225 का मसा ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में बता देता हूँ कि 125 और 225 का मसा कैसे ज्ञात करना है। उसी के अनुसार आप ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि 130 और 280 का मसा कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम इसका क्या करते हैं, मसा बता देते हैं, उसी के अनुसार इसको कर लीजिएगा। तो देखिए 135 और 225 का मसा ज्ञात करना है। बड़ा क्या है, 225 है। ठीक है, अब आपको करना पड़ेगा यहाँ पे रफ कार्य में करना पड़ेगा कि 225 में किसका भाग देना पड़ेगा आप लोगों को, 135 का। तो भाग कितनी बार जाएगी, एक बार 135। तो यहाँ बचेगा आपको क्या, 0, और यहाँ पे 9 3 12 90 बचेगा। अब इतना में आप लोग यूक्लिड विभाजन से लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो भाज्य क्या है 225, तो 225 बराबर भाज्य क्या है 135। अब भागफल क्या है 1 और शेषफल कितना है 90। और कंडीशन क्या होगी, जो आर है वो 0 के बराबर नहीं है, मतलब भाग फिर जाएगी। अब हम 90 का भाग देंगे 135 में, तो कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा 90 कम 90। तो यहाँ पर जाएगा 5 या 9 4 13 यानी 45। फिर लगाएंगे तो भाजी इसमें क्या हो जाएगा 135 बराबर, अब भाजक क्या हो जाएगा 90 और गुणे भागफल क्या हो जाएगा 1 और शेषफल कितना बच गया 45। और कंडीशन वही रहेगी, जो आर जो है उससे 0 के बराबर नहीं है, मतलब भाग एक बार फिर जाएगी। अब 45 भाग देंगे 90 में, तो 45 दूनी के 90। अब शेषफल आपका 0 आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे आप कि 90 बराबर 45 गुणे 2 और शेषफल कितना 0 है। यहाँ पे शेष जो है 0 के बराबर है, इसलिए किस से 45 से भाग देने पे कितना आ गया है, शेषफल 0 आ गया है। इसलिए यहाँ पे, इसलिए दोस्तों इसका जो एचसीएफ होगा वो 45 होगा। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए 135 और 225 का मसा कितना हो गया आपका 45। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के बेस पे आपको ये भी क्वेश्चंस कर लेना है। 130 और 280 का मसा एक बेहतर ढंग से तैयारी में करा रहा हूँ, आप लोग बस पूर्ण विश्वास मानिए, पूरा क्वेश्चन समाप्त करवा दूंगा। एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप लोग सारा करके आएंगे अगर लगातार कंटिन्यू वीडियो आप देख रहे हैं तब। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन सेम वही है। देखिए कह रहा है यहाँ पे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 6 72 120 का मसा और लसा ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम जानते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, इसी प्रकार के ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए, बस क्वेश्चन को करिए आप लोग। देखिए कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना है तो कैसे होगा। तो देखिए मसा भी निकालना है और लसा भी निकालना है। तो पहले चलिए देखते हैं, 6 है, 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो लीजिए 2 3 6 3 कम 3, मतलब इसे 2 गुणे हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। 72 है, 72 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 72 का होगा 2 से कटाएंगे तो 36 बार में, 2 से कटाएंगे तो 18 बार में, 2 से कटाएंगे तो 9 बार में, 3 से कटाएंगे तो 3 बार में, 3 से कटाएंगे तो 1 बार में। इसे हम लिख सकते हैं क्या 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए 2 3 बार है तो इसे हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 और 3 2 बार पे है तो इसलिए 3 पे पावर 2, मतलब इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब 120 है, अब 120 का एलसीएम निकालिए, देखिए कितना होगा। तो 120 का अगर आप निकालते हैं तो 2 से कटाएंगे 60 बार में, 2 से कटाएंगे 30 बार में, 2 से कटाएंगे तो 15 बार में, 3 से कटाएंगे तो 5 बार में, या फिर 5 से कटाएंगे तो कैंसिल। मतलब 120 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब 2 3 बार है तो इसे लिखें 2 पे पावर 3 और यहाँ पे 3 गुणे 5। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब ये अभाज्य गुणनखंड में कन्वर्ट हो गया। अब इसे हम क्या निकालना है मसा और लसा। तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं मसा। तो देखिए मसा निकालने के लिए क्या होता है, तो मसा जब भी निकालें दोस्तों तो यह होता है उभयनिष्ठ, बात ध्यान समझिए यही अंतर होता है, उभयनिष्ठ अभाज्य, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की छोटी घातें लेने पर,
लेने पर, ठीक है, लेने पर मतलब कि जिसमें से जो कॉमन मिल रहा है और उस वो लेना है और उसमें से भी छोटी घात है। तो देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी, तो ये कॉमन मिल रहे हैं। लेकिन 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 3 या 2 पे पावर 1 है, तो सबसे छोटी घात लेंगे, मतलब क्या लेंगे 2। अब देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 3 तो है लेकिन सबसे छोटी घात क्या है 3 है, इसलिए 2 पे 2 गुणे 3 लेंगे। 5 देखिए इसमें है, इसमें नहीं है, तो जो इसमें नहीं है तो हम छोड़ देंगे, बस 2 और 3 काम नहीं मिल रहा है, इसलिए 2 3 6 6 ही इन दोनों का क्या होगा म स होगा, ठीक है। तो इन दोनों इन संख्याओं का म से कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब हमें क्या लेना पड़ेगा, अब इसका लसन निकालेंगे हम लोग। चलिए दोस्तों तब लसन निकाल लेते हैं। तब म स तो जान गए आप लोग 6, और लसन में क्या होता है, देखिए लसन में अंतर समझिए। लसन में दोस्तों बस अभाज्य, देखिए इसमें उभयनिष्ठ नहीं रहेगा, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की बड़ी घात लेने पे, ठीक है, बड़ी घात लेने पे अंतर समझ गए आप लोग। उसमें उभयनिष्ठ लिया जाता है और इसमें उभयनिष्ठ नहीं लिया जाता है, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 2 है, तो 2 का सबसे बड़ी घात क्या हो गया, 2 पे पावर 3 ले लिया। 3 है, 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 पे पावर 2 है, तो 3 पे पावर मैंने 2 ले लिया। 5 है, 5 पे सबसे बड़ी पावर क्या है 5 है, तो 5 ले लेंगे। यानी 2 पे पावर 3 का मतलब समझ रहे हैं कि 2 पे पावर मतलब कि कितना होगा 8 हो जाएगा, और 3 पे पावर 2 का मतलब कितना हो गया 9 हो गया, और यह 5, तो 8 9 72, अब 72 और गुणे कितना हो जाएगा 5, और 72 में 5 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका कि 5 दूनी के 10 और 7 5 35 1 36, कितना 360, तो 360 इसका क्या आ जाएगा लस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आप समझ गए, मौसम में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड लिया जाता है और भी छोटी घातें, और लेकिन लस में उभयनिष्ठ नहीं, सिर्फ अभाज्य गुणनखंडों की बड़ी घात ली जाती है 360। तो दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट कर लिए होंगे और समझ भी लिए होंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना क्वेश्चन रखता हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी बनेगी, ठीक है। तो आप बस इतना ही करते रहिए, अब रेगुलर वीडियो मैथ की जाएंगी, आप टेंशन ना लीजिए, एक भी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होने दूंगा जब तक मैं रहूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है। आप बस अच्छे से पढ़िए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।